नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्मा रामगढ़ से हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के लिए आज पुनः आपके सामने प्रतिनिधि एकांकी की रचनाओं में से तीसरी एकांकी के बारे में चर्चा आरंभ करूंगी। एकांकी के बारे में चर्चा करने से पहले एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी साहित्य रचना को उर्दू लेखक से प्रारंभ किया था। धीरे धीरे उर्दू के पश्चात हिंदी में उनका लेखन कार्य 1935 में प्रकाश में आया। इनके लेखन और अनुभव की साहित्यिक रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपनी एकांकियों में पाश्चात्य शिल्प विधि को तो अपनाया ही है, लेकिन साथ ही स्थानीयता के प्रति इनका अपना विशेष आग्रह है, अर्थात भारत में रहते हुए अपने प्रदेश के प्रति इनके मन में रचनाओं का आग्रह है। इनकी रचनाओं में हमें अनुभूति की वास्तविकता दिखाई देती है और साथ ही आसपास के वातावरण की एकदम से सटीक यथार्थ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। इनकी अधिकांश एकांकियों के विषय वस्तु सामाजिक एवं पारिवारिक होते हैं। परिवार और समाज एक दूसरे के परिपोषक हैं और एक साथ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। परिवार समाज से और समाज परिवार से बनता है। परिवार और समाज में रहते हुए व्यक्ति के जीवन में व्याप्त रूढ़ियाँ जीवन जीते हुए आडंबर और उस आडंबर पर प्रहार करना उपेंद्र जी को बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने पात्रों के मानसिक भावों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया है और पात्रों के अंतर्द्वंद का चित्रण करते हुए उनकी एकांकियाँ अविस्मरणीय बन गई हैं। अभिव्यक्ति की शैली व्यंग के साथ साथ तीव्रता से दर्शक और पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। अश्क जी की रचनाएं रंगमंच एवं रेडियो एकांकी के रूप में प्रभावी रूप से मंचित की गई हैं। व्यंग और हास्य का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। जीवन के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हुए शोषित वर्ग की तकलीफ़ों, वर्ग भेद का कालुष्य, घुटन, विषमता, पीड़ा
की अभिव्यक्ति प्रभावी ढंग से इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। इनकी एकांकियाँ परिपक्व और अभिनय की कला दृष्टि से महत्वपूर्ण है। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में इनकी एकांकी नया पुराना को स्थान दिया गया है। अश्क जी की एकांकियों में नए और पुराने का द्वंद्व तर्कपूर्ण शैली में दिखाई देता है। नया जहाँ हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, पुराने को छोड़ देने के लिए हम सदा ही लालायित रहते हैं। कारण हमें यही दिखाई देता है, पुराने के प्रति या आदर्शों के प्रति हमारे मन में हमेशा ही द्वंद्व रहता है और अच्छा होने के बावजूद भी पुराना होने के कारण हम उन सब अच्छाइयों को छोड़ देना चाहते हैं, आदर्शों को छोड़ देना चाहते हैं, नए के आकर्षण में बंधकर चाहे वह हमें तकलीफ दे ही क्यों ना हो, उसे हम अपना लेना चाहते हैं। नए पुराने नाटक में कथानक आदर्शवादी पात्र को लेकर चलता है, जो कि एक सामान्य शिक्षक है। शिक्षक के रूप में वह अपने जीवन मूल्यों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा लिली की माँ उन पर उनकी ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई के कारण विश्वास करती है और अपने शराबी पति से बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी को वह शिक्षक के पास अमानत के रूप में रखती है। वह शिक्षक पूर्ण सच्चाई के साथ विश्वास को कायम रखते हुए उनके उस गहनों को सुरक्षित रखता है, लेकिन वहीं शिक्षक का मित्र अपनी पत्नी के लिए उसमें से एक रानी हार मांग कर ले जाता है और वापस देने के नाम पर वह शिक्षक को सलाह देता है कि उसे भी अब यह गहने नहीं लौटाने चाहिए और उन्हें हजम कर जाना चाहिए। लेकिन देवदास चंद शिक्षक अपनी सच्चाई पर अडिग रहते हैं। यद्यपि उनकी पत्नी को भी शंका होती है कि लिली की माँ के साथ संबंधों में अविश्वास और शक की गुंजाइश बनती है, लेकिन शिक्षक देवचंद गलत बातों को स्वीकार नहीं करता है और अपनी पत्नी की मदद से वह उस रानी हार को वापस प्राप्त कर लेता है और इससे पहले कि कोई और मुश्किल सामने आए, वह उन गहनों को लौटा देना चाहता है और अपने मित्रता को
लांछित होने से बचाने के लिए वह इस बात को कहता है कि उसका मन बेईमान हो जाता है, इस वजह से वह इन गहनों को लौटा देना चाहता है। अंत में लेखक एक गुमसुम बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से यह सवाल उठाना चाहता है कि वास्तव में आज के ज़माने में ईमानदारी धोखा दिखाई देती है। आज का व्यक्ति आधुनिकता के तकाजे में हाथ आए हुए माल को हजम कर लेना चाहता है, चाहे यह क्षणिक आकर्षण ही क्यों ना हो। लेकिन आज का व्यक्ति उन सारी गलत बातों को, आगे भविष्य के परिणामों को सोचे बिना गलत रास्तों पर चल देता है, और एक बार अगर कदम बहक जाए और गलत रास्ते पर चल जाए तो आजीवन उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। यहीं वह सवाल उठाते हैं कि पुराने मूल्यों की बलि देकर अगर हम नए को स्वीकार करते हैं तो क्या हम अपने जीवन में यथार्थ को स्वीकार करते हुए सचमुच सही राह को अपना सकते हैं। एकांकी अत्यधिक रोचक शैली में लिखी गई है और उसका संदेश भी महत्वपूर्ण है। नई पुरानी एकांकी को हम एक चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से लेखक ने आज के समाज के लोगों में व्याप्त धन लोलुपता, स्वार्थ प्रियता और धन प्राप्त करने के लिए बेईमानी की भावना पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कहानी का अंत यथार्थ के स्थान पर आदर्श के माध्यम से होता है, जहां देवचंद रविदत्त के संपूर्ण तर्कों के बावजूद भी अपने मन को सत्य के प्रति अडिग रखता है और लिली की माँ को सारे आभूषण वापस कर देता है। लिली के पिता शराबी हैं, इस कारण लिली की माँ देवचंद के पास अपने गहनों को सुरक्षित रखना चाहती है, जिससे कि वह समय आने पर लिली के विवाह में संभ्रांत परिवार के साथ विवाह करते हुए इन गहनों का उपयोग कर सके। स्थान स्थान पर विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से लेखक ने अलग अलग पात्रों के माध्यम से यह बात उजागर करने का प्रयास किया है कि आज मानव समाज की नींव छल और कपट पर बनी हुई है। व्यक्ति थोड़े से फायदे के लिए अपनी सच्चाई को दांव पर लगा देता है और अपने साथियों से भी उस गलत राह पर चलने का आग्रह करता है।
समाज में व्याप्त कपट व्यवहार पर व्यंग करते हुए नायक से विश्वासघात करने की प्रेरणा देता हुआ रविदत्त आधुनिक समाज के धोखेबाज व्यक्ति की चरित्र को उभारने में सक्षम रहा है। लेकिन अध्यापक के चरित्र को उपेंद्र जी ने प्रेरणास्पद बनाने का प्रयास किया है, जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सभी कठिनाइयों को झेलते हुए भी शिक्षक का मन किसी भी तरह से धन के प्रति आकर्षित नहीं हो पाता है और वह अपनी पूरी सच्चाई के साथ अडिग रहते हुए सही राह पर चलता है। लेखक ने सामाजिक जीवन में पनप रहे भ्रष्ट आचरण एवं स्वार्थ भावना पर व्यंग किया है। साथ ही मनुष्य लालच में कितना अंधा हो गया है कि वह अपने वर्षों पुराने प्रेम एवं विश्वास के संबंधों को क्षण भर में तोड़ देने के लिए तत्पर रहता है। संसार के इस कटु सत्य को अश्क जी ने उभारने का प्रयास किया है। लेकिन देवचंद के ईमानदार एवं आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करते हुए उनकी पत्नी के मन की दशा का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है कि वह नारी सुलभ शंकित मन से यद्यपि अपने पति के प्रति अविश्वास करती है, लेकिन उसी के सहयोग से ही शिक्षक देवचंद अपने कार्य को सही रूप प्रदान करने में सफल होते हैं। लेखक ने यहाँ एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र की सहायता करना और जायज़ नाजायज़ मांग को पूर्ण करने की बात भी करी है कि ना चाहते हुए भी कई बार मित्रों के आग्रह के कारण हम दुविधापूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं और उस दुविधा का परिणाम कई बार हमें गलत रूप में फंसा देता है। नारी स्वभाव का चित्रण भी पत्नी के माध्यम से सुंदर रूप में किया गया है। सच्चाई पर टिका रहने वाला व्यक्ति भी स्वयं किस तरह से विपत्ति में फंस जाता है, इसकी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति देवचंद की पत्नी की ईर्ष्या के माध्यम से स्पष्ट हो पाई है। लेखक ने
प्रयास किया है कि किस तरह से सामान्य और गरीब व्यक्ति ईमानदार और दयावान होते हुए भी किस तरह से आरोपों का शिकार हो जाता है और उसे कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन सब भावनाओं से ओतप्रोत नया पुराना एकांकी हमारे समक्ष बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत हुई है, जिसके मुख्य मुख्य अंशों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। कक्ष में आमने सामने पढ़ते समय हम बहुत सी बातों की चर्चा कर पाते हैं, लेकिन इस समय प्रयास कर सकते हैं कि हम एकांकी को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।